Hello friends, this is Mahesh Kumar and you are here with me on your own YouTube channel that is Zenipex Education. Friends, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टोकन करेंसी के बारे में। टोकन करेंसी स्पेशली जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की। ओके, इससे पहले हालांकि करेंसीज जारी हो चुकी थी, लेकिन हमें जो मेनली स्टडी करना है वो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। तो करेंसी से तो आप समझते ही हैं, इंडिया की करेंसी ऐसे रुपया है, अमेरिका की डॉलर और ऐसे ही यूके की पाउंड है। तो अलग अलग देशों में इसी तरह से अलग अलग करेंसी होती है और करेंसी एक जरिया है, एक माध्यम है वस्तुओं के प्रति उनका वस्तु अगर हम खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका मूल्य अदा करने का। एक समय था जब करेंसी का चलन नहीं था और एक लंबे समय तक बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था, जिसमें कि वस्तुओं का आपस में लेन देन किया जाता था। एक वस्तु लेते थे तो दूसरी वस्तु लगभग उतनी ही कीमत की दी जाती थी। ओके, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, या हिंदी में कहें तो वस्तुओं का आदान प्रदान। लेकिन फिर धीरे धीरे सभ्यता का और विकास हुआ और लेन देन का माध्यम जो था करेंसी के रूप में डेवलप हुआ। और करेंसी जो शुरुआती करेंसी थी उसकी वो एक तरह से हार्ड करेंसी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी भी वैल्यू होती थी। ओके, जैसे कि हमने जो शुरू में करेंसी यूज़ की वो मेटल से बनी होती थी डिफरेंट, जैसे कि सोना, चांदी और कॉपर एट्सेट्रा। तो ये जो विभिन्न धातुएं होती थी इनकी अपनी खुद की भी कीमत होती थी और उस कीमत के अकॉर्डिंग ही उनके सिक्के की वैल्यू निर्धारित की जाती थी। ओके, तो इस तरह से करेंसी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर एक ऐसा समय आया कि टोकन करेंसी क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं प्रतीकात्मक मुद्रा है। उसकी खुद की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई जब उसको गारंटी कर देता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर उसको गारंटी कर देती है तो उसकी कीमत बन जाती है। जैसे कि अगर हम रुपया को लें तो रुपया जैसे भारत सरकार के द्वारा जारी करवाया जाता है आरबीआई के थ्रू, तो उसकी जो गारंटी है वो रिज़र्व बैंक लेता है भारत सरकार के माध्यम से। ओके, भारत सरकार की एक तरह से गारंटी रहती है उस पर। तो भारत सरकार की गारंटी की वजह से ही एक सामान्य सा कागज़ का टुकड़ा 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये की वैल्यू या उससे ऊपर की वैल्यूज़ रखने लगता है। ओके, सिर्फ भारत सरकार की गारंटी की वजह से। ऐसे ही दूसरे देश हैं, उनके यहाँ भी यही होता है। तो गवर्नमेंट की गारंटी की वजह से ही उस कागज़ के सिंपल से टुकड़े की भी ऐसी कीमत हो जाती है। ओके, तो ऐसे ही हमारे यहाँ अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1332 में उसने टोकन करेंसी जारी की थी, जो कि नोट में ना होकर के हालांकि सिक्के की फॉर्म में थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने कोई नोट जारी नहीं किया है। ओके, जो करेंसी उसने इशू की थी, द करेंसी इशूड बाय मोहम्मद बिन तुगलक वॉज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नोट, ओके, बट इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। ओके, तो उसने कॉइन्स की फॉर्म में जारी की थी, लेकिन उसने गारंटी दी कि जो कॉइन्स में जारी कर रहा हूँ इनकी जो कीमत है वो कॉइन्स कॉपर के थे, लेकिन उसने उनकी कीमत जो थी सिल्वर कॉइन्स के बराबर रख दी। ओके, इसीलिए इसको टोकन करेंसी कहा जाता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी की गई, टोकन करेंसी। ओके, चलिए इसका थोड़ा और सामान्य सा परिचय देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक महान शासक था जिसने कई सारे बड़ी बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी। ऐसे कई सारे कार्य किए जो उसकी बेहतरीन कल्पना शक्ति को दिखाते थे, है ना। नए नए कदम उठाने का शौकीन था, नए नए प्रयोग करने का शौकीन था, साहसिक एक हम कह सकते हैं शासक था, जो कभी भी नई चीज़ें करने से नहीं हिचकिचाया। ओके, हालांकि ये दूसरी चीज़ है कि उसके कई सारे जो न्यू प्लान्स थे, न्यू इनोवेशंस थे, वो नाकामयाब हुए, असफल हुए। लेकिन असफल होने की कई सारी चीज़ें थीं, जैसे कि कई बार इननेट फ्लॉज रहते थे जो वो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए या योजनाएं जो शुरू की उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां रहीं जिसकी वजह से कि वो कमज़ोर पड़ गए या कामयाब नहीं हो सके, या उस समय के हालात
कंटेम्प्रेरी कंडीशंस। ओके, कई बार होता क्या है कि आप कोई ऐसी चीज़ ले आते हो जो कि उस समय के हालात में कामयाब नहीं हो सकती, है ना। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि उसके समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड थी, जिसकी वजह से लोगों को वो रास नहीं आई और इसलिए फेल हुई। इनकम्प्लीट प्लानिंग एंड लेग्जिटी इन द एग्जीक्यूशन वर द अदर्स। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे कि प्लानिंग के फॉर्म में जो कमियां रह गई वो तो रह ही गई, साथ ही साथ उनका जो एग्जीक्यूशन किया गया, उनको जो लागू किया गया सत्ता के जो ऑफिसर्स थे उनके द्वारा, उनके पार्ट पे भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहीं, कुछ ढील रही उनकी, जिसकी वजह से भी ये चीज़ हुई, फेल हुई वो पॉलिसीज़। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लिथार्जी एंड इनएप्टीट्यूड, है ना। जो अफसर्स थे कहीं ना कहीं उनकी अयोग्यता भी यहाँ मायने रखती है ना। अगर अच्छे अफसर होते हैं और सिंसियर होते हैं वो, तो बहुत सारी चीज़ों को वो लागू करके और अपने दम पे भी कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जितना इम्पोर्टेंट टूल होता है उतना ही इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा, मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको यूज़ करने वाला होता है। किसी औजार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको यूज़ करने वाला, है ना। आप अगर किसी बिल्कुल नौसिखे के हाथ में अच्छे से अच्छा प्लेन भी दे दोगे तो वो तो गिरा ही पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सिर्फ टूल की ही क्वालिटी मायने नहीं रखती, बल्कि उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है वो भी मायने रखता है। इसामी, बर्नी, फरिश्ता और इब्न बतूता जैसे जो लोग हैं उन्होंने खूब आलोचना की है मोहम्मद बिन तुगलक की और उसकी कई सारी पॉलिसीज़ की। बदायूनी ने तो उसकी मौत पे ये भी कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई ना। यानी कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहा है, डबल एज्ड उसका कमेंट है कि एक तरफ तो वो ये भी कहना चाह रहा है कि सुल्तान जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा हाई हैंडेडनेस था, दूसरों पे अपनी मनमर्जी थोपने वाला। तो जब वो मरा तो जनता को उससे मुक्ति मिल गई, और ऐसे ही उसके कई सारे जो प्लान्स थे वो अच्छे थे और प्रजा के हित में थे, हालांकि साम्राज्य के हित में थे, लेकिन प्रजा भी उसके लिए वैसे रिएक्ट नहीं कर पाई, वैसा कोऑपरेशन प्रजा ने नहीं दिया। तो इसीलिए सुल्तान को भी प्रजा से मुक्ति मिल गई। इसामी, बर्नी, फरिश्ता और इब्न बतूता जैसे जो लोग हैं, जो हिस्टोरियंस थे लोकल के उस समय के, उन्होंने काफ़ी आलोचना की है। हालांकि इसकी आलोचना के पीछे जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी योग्यता या अयोग्यता सिर्फ मायने नहीं रखती, बल्कि दूसरी चीज़ें भी हैं। असल में मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और बलबन, गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की श्रेणी का अगला किंग था, सुल्तान था। और इसीलिए उसने जो था, जो धार्मिक जो अधिकारी वर्ग था, ओके, जिसको कि हम उलेमा भी कहते थे, तो उन पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया, बहुत अच्छी तरह से उलेमा वर्ग को कंट्रोल में रखा। उनके जो विशेषाधिकार थे उन पे काफ़ी हद तक पाबंदी लगा दी थी, और उसने एक दुनियावी प्रिंसिपल अपनाए राज करने के लिए। और जब जब कोई भी दुनियावी प्रिंसिपल अपनाता था किंग, कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड में स्पेशली, तब तब जो मुस्लिम धार्मिक वर्ग था वो उसके अगेंस्ट हो जाता था। जो मुस्लिम हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होते थे, वो सब के सब उसके अगेंस्ट हो जाते थे, क्योंकि इस्लामिक जो राज्य था वो बेसिकली इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए काम करता था, इस्लाम के फॉलोअर्स के बेटरमेंट के लिए काम करता था, उनके भले के लिए काम करता था। जो दूसरे रिलीजन के लोग थे वो उनको हकदार नहीं मानते थे इस्लामिक राज्य के अंदर किन्हीं भी सुविधाओं का। तो जब जब भी किसी सुल्तान ने ऐसा काम किया कि जो कि जिसमें आम जनता को भी उन्होंने अपने जो वेल बीइंग वाले प्रोग्राम थे, जो वेलफेयर वाले, जनरल वेलफेयर वाले प्रोग्राम थे, जहां उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल किया, वहीं उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। तो ऐसा ही कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी हुआ। इसामी ने तो यहाँ तक कहा है कि उसको एंटी इस्लामिक तक बोल दिया है ना।
इस्लाम धर्म का विरोधी एक तरह से। और बदायूनी, ये जो है बदायूनी, हालांकि ये इसके समय में नहीं थे, उन्होंने इसकी हिस्ट्री को कवर जरूर किया है, लेकिन वैसे बदायूनी जो है वो अकबर के समकालीन थे और 15 के अराउंड इनकी डेथ हुई है, 1615 के आसपास। तो लेकिन इन्होंने इनकी हिस्ट्री कवर की और बदायूनी खुद बहुत ही कट्टरपंथी व्यक्ति थे। इन्होंने जो अकबर था, अकबर की भी जो धार्मिक पॉलिसी थी उसकी भी बड़ी कड़ी आलोचना की है, और ख़ास तौर से इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कि अकबर की धार्मिक पॉलिसी की कड़ी आलोचना की। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आलोचक हैं उनकी मोहम्मद बिन तुगलक के, वो सिर्फ उसकी एबिलिटी को नहीं कर रहे, उसकी एबिलिटी को जज नहीं कर रहे हैं, बल्कि they are criticizing Muhammad bin Tughlaq on the basis of religious policy, okay, and not his ability or the general welfare quality of his policies. चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार जो ये टोकन करेंसी थी, ये इसके शुरुआती लोग कौन थे, इसको शुरुआत में इशू करने वाले लोग कौन थे। तो सबसे पहले जो हमें एग्जाम्पल मिलता है वो टैंग डायनेस्टी का मिलता है, जिन्होंने 7th सेंचुरी में इशू की थी चाइना में टोकन करेंसी। और यहाँ जो हमें रीज़न मिलता है वो ये मिलता है कि इनके व्यापारियों को ये एक समस्या थी कि सब जब हम बड़ा सौदा स्पेशली करने चलते हैं तो हमें बहुत सारे कॉइन्स ढोने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं इतने सारे कॉइन्स लेकर के चलना एक असुविधा भी होती है, उनको मैनेज करने में भी असुविधा होती है, उनके लिए हमें अलग से इंतज़ाम करने पड़ते हैं। इसके अलावा एक ख़तरा भी रहता है, ओके, क्योंकि उस समय भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत चोर लुटेरों का कहीं ना कहीं डर रहता ही था। ज़्यादा धन लेकर के चलते समय इस तरह के खतरे रहते थे। तो इन सब चीज़ों को देख करके उन्होंने जो था मांग की थी अपने राजा से, व्यापारियों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने, कि साहब अगर कुछ ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो इसीलिए 7th सेंचुरी में टैंग डायनेस्टी के लोगों ने, जो रूलर्स थे, उन्होंने सबसे पहले टोकन करेंसी जैसी जारी की। उसके बाद फिर से चाइना में ही सोंग डायनेस्टी आई, जिसने कि 11th सेंचुरी तक पेपर मनी को खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया, खूब चलाया, उसको खूब इस्तेमाल में लिया। ओके, और ये माना जाता है कि दे वर द फर्स्ट टू इश्यू बैंक नोट्स। ओके, सोंग डायनेस्टी ऑफ चाइना इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट अथॉरिटी फॉर इशूइंग द बैंक नोट्स। ओके, उसके बाद फिर से चाइना में ही कुबलई खान आते हैं। कुबलई खान जो कि चंगेज़ खां का पोता था, और ये वही कुबलई खान है जिसके समय में कि महान यात्री मार्को पोलो चाइना पहुंचा था। ओके, तो ये आते हैं और चाइना में युआन डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं। 1260 तक, 1260 से 1294 तक इसका वहाँ रूल रहा। और इसने जो था शाओ नाम से करेंसी अपनी जारी की। ये भी बैंक नोट्स थे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये अभी तक जो तीनों जो आए हैं सब के सब पेपर करेंसी इशू कर रहे हैं। ओके, इसके बाद भी जो है नेक्स्ट जो है गे खाटू, वो भी पेपर करेंसी इशू करेगा। लेकिन इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक ने पेपर करेंसी इशू नहीं की, बल्कि उसने कॉइन्स इशू किए थे। ओके, तो कुबलई खान ने जो था वो पेपर करेंसी इशू की, नोट्स इशू किए, बैंक नोट्स, और ये बहुत सफल रहा। ओके, अगर हम इन सब में माने तो कुबलई खान सबसे ज़्यादा सफल कह सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारा रिटन रिकॉर्ड भी हमारे पास है। इसने जो ये शब्द लिया था छाओ जैसा इस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिलता है इसका, छाओ। तो इसने जो ये करेंसी इशू की, इसका जो नाम रखा छाओ, ये माना जाता है कि इटालियन स्पेनिश भाषा का शब्द है, और इसका मीनिंग है हेलो एंड गुड बाय, दोनों से, हेलो और गुड बाय दोनों। ओके, इसके बाद ईरान में गे खाटू 1293 में इशू करते हैं, और यही पेपर करेंसी एक तरह से, और पूरी तरह से कुबलई खान की नकल करता है। यहाँ तक कि जो नाम इन्होंने दिया जाओ या जाओ, वो भी
यहीं से लिया था, चाव के जैसा ही, बस थोड़ा सा एक्सेंट का अंतर पड़ गया। ईरान में क्योंकि अधिकतर जो दा है या हा है वो ज़्यादा बोला जाता है, उसकी ज़्यादा प्रोमिनेंस रहती है प्रोनाउंसिएशन में, तो इसीलिए बस वो थोड़ा सा अंतर पड़ गया। बाकी टोटल वैसा ही उसने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी असफल रहा, नाकामयाब रहा। ओके, गे खाटू भी ये मंगोल ही था और ये भी चंगेज़ खां का ही वंशज था। तो इस तरह से आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि किस तरह से जो मंगोल थे उनका पूरे एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सभ्यता के विकास में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारे फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहे हैं, ख़ासतौर से जो पोस्टल सिस्टम था और जो हाईवेज़ का डेवलपमेंट था, कानून व्यवस्था का, और भी कई सारी चीज़ें। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रॉन्ज कॉइन्स इशू किए और इनकी कीमत जो थी चांदी के सिक्कों के बराबर कर दी। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक इशूड ब्रॉन्ज कॉइन्स एंड पुट देम एट पार विद द सिल्वर कॉइन्स, ओके, विच वर इन वोग एट हिज टाइम, इन हिज टाइम्स। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक और जो दूसरे अभी हमने पीछे जो देखे उनमें एक जो बेसिक अंतर है वो यही है कि बाकी सब ने पेपर करेंसी इशू की थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने पेपर करेंसी यूज़ ना करके कॉइन्स यूज़ किए, कॉइन्स इशू किए और उनकी वैल्यू, ब्रॉन्ज कॉइन्स की वैल्यू उसने सिल्वर कॉइन्स के बराबर रख दी। ओके, हालांकि उससे यहीं पर बस गलती हुई कि उसने जो चुनी चीज़ वहाँ पे उसने पूरी तरह से सोचा समझा नहीं और पायरेसी को कैसे रोकेगा ये उसने इस पे विचार नहीं किया। आखिरकार उसने ये जो पेपर टोकन करेंसी इशू की, ये क्यों इशू की, इस पे अक्सर क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछा जाता है कि क्यों इशू की। परीक्षा में भले से ना पूछा जाए, लेकिन जब जब डिस्कशन आता है तब अक्सर ये चर्चा होती है कि आखिरकार क्यों उसने इशू की है। तो अधिकतर जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि उस समय वर्ल्ड भर में सिल्वर की बहुत कमी हो गई थी, सिल्वर की सप्लाई जो थी वो लैक कर रही थी, जिसकी वजह से उसने कॉपर कॉइन्स को इशू किया और उनकी कीमत, मतलब सिल्वर और बाहर ना जाए इसीलिए उसने जो कॉपर था वो इशू किया और उसकी कीमत बराबर कर दी सिल्वर के। ओके, इस रीज़न में थोड़ा दम लगता है क्योंकि उसने जो एक और चेंज किया था वो ये कि सिल्वर और कॉपर की जो कन्वर्जन रेट थी उसने उसको बढ़ा दिया था, यानी सिल्वर की जो कीमत थी वो गिरा दी थी एक तरह से और कॉपर की वैल्यू बढ़ा दी थी। जैसे कि जो 110 था उस टाइम रेशो उसने 110 से कम करके 17 कर दिया, है ना। जहाँ पहले 1 ग्राम चांदी की कीमत 10 ग्राम कॉपर के बराबर होती थी, वहीं अब 1 ग्राम चांदी की कीमत 7 ग्राम कॉपर के बराबर हो गई। तो इस बात से थोड़ा सा दम लगता है कि हो सकता है कि उस समय वर्ल्ड में सिल्वर की जो सप्लाई है वो थोड़ी कम हो रही हो, डाउन हो रही हो। एक बार फिर से हम देखते हैं एक शॉर्ट में कि आखिरकार ऐसे कौन से रीज़न थे जिससे कि टोकन करेंसी फेल हो गई। ओके, टोकन करेंसी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में कदम था मोहम्मद बिन तुगलक का, और भारत की जो मुद्रा विकास है उसका वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनक माना जाता है, क्योंकि इस समय जैसे हमने कहा कि इस समय हमारे यहाँ क्या वर्ल्ड भर में सब जगह पेपर करेंसी चल रही है और वो टोकन करेंसी की फॉर्म में है ना, वो भी टोकन करेंसी है। तो इंडिया में इस तरह की टोकन करेंसी इशू करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट पर्सन था, चाहे भले से उसकी योजना असफल रही, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट टू टेक द इनिशिएटिव। ओके, इसीलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो पॉइंट है टोकन करेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब जब भारत में मुद्रा विकास की बात होगी तब तब मोहम्मद बिन तुगलक की बात होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते कि आखिरकार कौन सी चीज़ें थी, कौन से फैक्टर्स थे विच मेड हिम फेल।
लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। असल में उस समय जो था, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था, वो इस स्तर पे नहीं पहुंचा था कि जिसकी की नकल ना की जा सके। अगर हो सकता है कि स्टेट के पास इतनी शानदार टेक्नोलॉजी होती कि उसके जैसे सिक्के बनाना ही पॉसिबल नहीं होता आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए, तो फिर ये उसका जो सिस्टम था टोकन करेंसी का, ये कभी फेल नहीं होता। फेल इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही उसने वो सिक्के इशू किए, वो सिक्के बाज़ार में गए। जैसे ही वो सिक्के बाज़ार में गए, लोगों ने उन सिक्कों को देखा बारीकी से, और जो जो उस समय काम करते थे मेटलर्जी का, बनिए टाइप के लोग, ओके, या जो भी, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट ही नहीं, जो भी उससे उस फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, मेटलर्जी का जैसे अच्छा ज्ञान था, उसने तुरंत ही उन सिक्कों की बड़ी अच्छे से कॉपी कर ली। और कॉपी करके, जैसे ही वो कॉपी करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने, जैसे हमने देखा कि यहाँ 110 से 17 भी कर दिया, तो वो 7 गुना कमाई करेगा, है ना। उसने जो कॉपर का एक सिक्का ढाल दिया रॉयल सिक्कों की तरह से, तो वो चांदी के सिक्के के बराबर वैल्यू हो गई उसकी तुरंत ही। इसलिए लोगों ने तुरंत ही अपने घर के बर्तन या दूसरी जो भी चीज़ें उनके हाथ लगी कॉपर की, उसके जो थे तुरंत सिक्के जारी कर दिए, और वो सिक्के ले करके वो स्टेट के पास जाने लगे, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के पास जाने लगे कि साहब हमारे ये सिक्के एक्सेप्ट कर लीजिए, इसकी जगह हमें चांदी के सिक्के दे दीजिए, ठीक। और इसीलिए ये चीज़ फेल हुई। तो टेक्नोलॉजी का जो विकास नहीं हुआ था अच्छी टेक्नोलॉजी का, उसकी वजह से भी ये फेल हुई, पहला रीज़न। दूसरा, नो स्ट्रिंजेंट एंटी पायरेसी पॉलिसी। कोई भी ऐसी सख्त पॉलिसी उसने इन प्लेस नहीं की थी जिसकी वजह से जो नकल करने वाले लोग थे उन पे लगाम लगाई जा सकती, उनके दिल में कोई डर होता। हो सकता है कि ये जो पॉलिसी उसने लगाई, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो ऐसा कुछ इशू करता, कोई लॉ बना देता ऐसा कि अगर कोई हमें इसकी नकल करते हुए पाया गया, कोई फर्जी सिक्के बनाता हुआ मिल गया, फर्जी सिक्के ढालता हुआ अगर मिल गया, तो हम उसे ऐसी सज़ा देंगे, सख्त से सख्त सज़ा देंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोग डर के मारे ऐसा नहीं करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने पायरेसी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, और इसीलिए उसकी योजना फेल रही। तीसरी चीज़, इनकोहेरेंस विद द वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम। एक और चीज़ जो थी वो ये था कि जो खासतौर से जो विदेशी व्यापारी भारत आते थे व्यापार करने, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसके जो कॉइन्स थे, कॉपर कॉइन्स, और उन्होंने वैल्यूज़ की जो डिक्लेयर कर दी वो सिल्वर के बराबर कर दी। तो वो इंडिया में तो काम कर सकते थे, क्योंकि इंडिया में वो कहीं भी चेंज कर लें उनको, लेकिन जो विदेशी व्यापारी आना है वो कहाँ लिए फिरेंगे उनको, वो उनका स्टेट थोड़ी ना उनको चेंज कर देगा, ठीक। तो इसीलिए जो वर्ल्ड लेवल के जो ट्रेडर्स थे, इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं किया, कॉपर कॉइन्स को